Anybody can practice sunya. You change your life, you change your business, you change your future. So we practice non-differentiation. Whether you are Hindu, whether you are Muslim, whether you are Christian, you're Buddhist, it doesn't matter. अब यहाँ आए हो तो मन को समझिए और उसको ट्रेन करके जरूर जाना. So we train the mind by reverse counting. Which country practice the sunya first? It's India. दुख और सुख दोनों अपने बच्चे दोनों को संभालना, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. दोस्तों, सभी जगहों पे हम देख रहे हैं कि आज एक पैनिक जैसा सिचुएशन हो चुका है और पैनिक होने जैसा ही है. ये कोरोना के कारण आज पूरी दुनिया, पूरे विश्व में एक इतनी बड़ी महामारी फैल चुकी है कि सभी लोग एक परेशानी के अंदर हैं. और सब लोग, कई लोग तो मानसिक रूप से ही इस बीमारी को बहुत ज़्यादा अपने शरीर के अंदर कमज़ोरी बनती जा रही है कि क्या ये मुझे तो नहीं होगा, मुझे होगा तो कैसे होगा, फिर क्या होगा. बिल्कुल से ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल से हमें इसकी सेफ्टी और सुरक्षा भी करनी चाहिए. हमें सुरक्षित भी रहना है, घर में रहना है. स्टे सेफ एट योर होम. उसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सकता है कि घर से बाहर तो निकलना ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाक की तरफ लेने से अपने आप को रोकिए. ये तो हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे मन की स्थिति को भी, हाँ दोस्तों, हमारी मन की स्थिति को भी हमें शांत रूप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसीलिए शून्य इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो कहीं ना कहीं पे कल जो हमारा एक सेशन हो रहा है, जिसका हमने वेबिनार लिंक भी आपके सामने रखा है, तो कहीं ना कहीं पे ये जो कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन इतना काफ़ी हद तक बढ़ चुका है. आज भारतवर्ष के अंदर, भारत में ये लाखों की तादाद में केसेस निकल कर आ रही है और सभी लोग पैनिक हो रहे हैं. तो इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा गहरा असर हो सकता है, हमारे मन पर इसका बहुत असर गहरा हो सकता है. इसलिए हम सभी इस तरीके के डिप्रेशन वाली चीज़ों से, इस तरीके के डरावने यानी फियर से पैदा करने वाले हमारे जो इस तरीके की सोच से हमें थोड़ा सा अपने आप को रिसेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये शून्य ध्यान प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पे ये कोरोना के जो इम्पैक्ट है ना, उस बड़े से बड़े होने वाले इम्पैक्ट को कुछ हद तक तो बहुत कम कर सकता है. कोशिश कर सकते हैं कम से कम अपने मन की स्थिति को, अगर मन का उपचार ठीक हो जाए तो बॉडी का उपचार भी ठीक हो सकता है. और इसीलिए कल का सेशन सभी लोगों ने करना है. आज मैं एपिसोड नंबर 10 आपके सामने लेकर आया हूं. एपिसोड नंबर 10 के अंदर हम आज जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया के सभी लोगों को, सभी डीएक्सएन के एसोसिएट को, कि कल बराबर 8:30 बजे लॉग इन करिए. डीएक्सएन फाउंडर एंड सीईओ दत्तू डॉक्टर लीम सीओ जिन जैन मास्टर, जो शून्यति को यानी शून्य, द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शून्य का, शांति और खुशहाली का संदेश खुद लेकर हमारे कंपनी के फाउंडर हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे. सही समय पर पहुंच जाइए और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली बरकरार रखिए, ताकि आपके भी जीवन में ये शांति और खुशहाली लेकर आप आ सकते हैं. सफलता के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक आत्मिक रूप से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों. अगर ये हमारे लिए जीवन में इस तरीके से हम थोड़ा सा, हमें कोई सिखाने वाला बंदा मिलता है तो क्यों ना हम उनकी बातों को गौर करें, अच्छे से समझें और इसको ऑनेस्टली डेली प्रैक्टिस करना शुरू करें और अपने जीवन में इसके अनुभव को भी लेकर आए. तो दोस्तों, सभी लोग बिना चूकिए कल बराबर समय पे पहुंच जाइए. और लगातार इस तरीके की सिचुएशन, तो सिर्फ तो ये कोरोना तो नहीं है बिल्कुल मैं कहूँगा, लेकिन कोरोना के बाद भी कई सारी बीमारियां शरीर में आने की संभावनाएं बढ़ चुकी है. और इसके कारण भी आज पूरी दुनिया, आज आप देख रहे हो, आज एक स्वास्थ्य की जो एक इंडस्ट्री रहती है, उसके एक रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर एक बात आती है, स्वास्थ्य की क्रांति को आगे लेके जाना है. यानी इलनेस इंडस्ट्री कहा जाता था, यानी मेडिसिन, एंटीबायोटिक, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल, ये मेडिसिन इंडस्ट्री है, दवाई वाली इंडस्ट्री है, इसको इलनेस कहा जाता है. लेकिन इलनेस से वेलनेस की तरफ अगर आपको जाना है
यानी वेलनेस रिवॉल्यूशन के अंदर अगर आपको कदम रखना है, आप अपने जीवन में सही में स्वास्थ्य को लेकर आना चाहते हैं, तो डीएक्सएन के उत्पाद तो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए। लेकिन फ्रेंड, दूसरा एक पार्ट है, वो है हमारे मन का स्वास्थ्य को भी आपको अच्छा रखना चाहिए। आपका मन का स्वास्थ्य और फिर आपका शरीर का स्वास्थ्य दोनों अगर ठीक रहेगा तो आप बिल्कुल से खुशहाल बन जाओगे, स्वस्थ बन जाओगे, समृद्ध बन जाओगे। वो प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सिक्योरिटी, सक्सेस, सफलता, सारी चीजें आपके जीवन में आ जाएगी। तो यहां पर मैं जरूर एक मैसेज आप सबको देना चाहता हूं दोस्तों कि शून्य इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रैक्टिस इट एवरी डे। ये शून्य जो है, जो शून्य ध्यान प्रैक्टिस जो है, यह हमारी शांति और खुशहाली को हमारे जीवन में लेकर आ सकती है। सो डेली इसको प्रैक्टिस करते रहिए और कंटिन्यूअसली इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इस सेशन के माध्यम से भी आप मेरे सामने अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप अभी के अभी तुरंत इस प्रैक्टिस को जरूर कर सकते हैं। आज मैं 9 to 0 करूंगा, 9 to 0 की प्रैक्टिस करेंगे। कल बहुत सारी चीजें खुद हमारे जैन मास्टर दटू डॉक्टर लीम सियोजिन, डीएक्सएन कंपनी फाउंडर एंड सीईओ, हमें इसके बारे में सारी जानकारी देने वाले। लेकिन आज मैं आपके सामने 9 to 0 प्रैक्टिस करते हुए हमारे अगले एपिसोड में, जिसके अंदर हम डीएक्सएन बायोग्राफी, हाँ दोस्तों, दटू डॉक्टर लीम सियोजिन की जीवनी के ऊपर एक किताब है। यो किताब जो हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा सर ने लिखी हुई है। डॉक्टर लीम सियोजिन के जीवन के कई ऐसे इंसिडेंट्स, कई ऐसे एविडेंस है जिस इस किताब के अंदर बंद है। कुछ लोगों ने किताब ली है, कुछ लोगों ने शायद नहीं भी ली होगी, लेकिन मैं चाहता हूं डॉक्टर लीम सियोजिन की इस बायोग्राफी को आप तक पहुंचाना। इस वीडियो और ऑडियो के ट्यूटोरियल के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आप भी, बिल्कुल से दोस्तों, आप भी, और कई लोग कहते हैं ना कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो मन बनाकर ये सारी बातें पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। मैं मेरा खुद का अनुभव आपको बता रहा हूं। जब मैं ये किताब लेकर आया, मुझे लगा इसको मुझे डेली पढ़ना चाहिए। मैं जैसे ही पढ़ने को लेता था तो मुझे नींद भी आ जाती थी। ये एक आदत होती है, पुरानी आदत है पढ़ाई। जैसे बच्चों को बोलते ना, अभी बच्चों को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने बुक किताब पढ़ने लेते, एक पेज पढ़ लिया, दूसरा पेज पढ़ लिया, तीसरे चौथे पेज पर आके आके अपने आप आंखें बंद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा मन किसी और जगह पे जाता है तो वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है, सारे विचारों को छोड़ देता है। और इसके अंदर जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे अपने आप आंखें लगना शुरू हो जाती। तो क्यों ना मैंने इसको सोचा कि दो तरफा काम हो जाए, एक तो मेरी किताब भी पढ़कर पूरी हो जाए और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपकी भी कुछ मदद कर पाऊं, ताकि आप अभी कुछ भी काम कर रहे होंगे, आप कहीं गाड़ी चला रहे होंगे, आप कहीं घर में बैठे होंगे, आप ये वीडियो ऑन कर कर, इस ऑडियो को भी सुनकर, ये वीडियो ऑन करके आप ऐसे मोबाइल को साइड में रखा है और आप अपना काम कर रहे हैं, फिर भी आप ये ऑडियो को सुनकर भी दातो डॉक्टर लीम सियोजिन, जैन मास्टर दटू डॉक्टर लीम सियोजिन, इनके जीवनी के ऊपर, इनके जो जीवन में हुए इंसिडेंट्स के ऊपर हम यहाँ पर जरूर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले 9 to 0 करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। आपको 9 to 0 पहले करना होता है, 29 to 0 उसके बाद में करना है, और फिर 99 to 0 उसके पश्चात करना है। तो ये सीक्वेंस होता है। पहले 9 to 0 के अंदर आप एक्सपर्ट बनिए। अच्छा, आपको पॉसिबिलिटी, आपको अच्छा बन रहा है, आ रहा है आपको 9 to 0 करना, तो फिर आप 29 to 0 की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एक लगातार आपको 29 to 0 बिना किसी रुकावट से, बिना किसी ऑब्स्टेकल से अगर आपको आने लगे, आपका मन नहीं भटक रहा है, आपका मन एग्जैक्टली रिवर्स काउंटिंग के ऊपर ही रह रहा है, तो फिर आप 99 to 0 की तरफ आगे बढ़िए। अब 9 to 0 सेम ही है, 29 to 0 और सेम ही है 99 to 0 करने की जो प्रैक्टिस करने की जो पद्धति है वो सेम ही है। बस आपको कंफर्टेबल बैठना है, अपनी 45 डिग्री में आंखों को किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, आप कुछ चीज भी रख सकते हो, तो उसके ऊपर आपको 45 डिग्री में अपनी आंखें खुली रखकर वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। पूरा ध्यान, मन का ध्यान उधर जाना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद करने से मन भटकना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आंखें खुली रखनी है और फिर आपको किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट की तरफ कंटिन्यूअसली सिर्फ देखना है। मन को और एक काम देना है, और वो काम देना है, जितने विचार तो आज करता है, मन को बोलना है बहुत सारे विचार तुम करता हो, या अभी तो पैनिक हो रहा है बहुत सारा मन हमारा, तो टीवी की, मीडिया की न्यूज जब देखकर आएगा तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं लोग। माय गॉड, क्या हुआ है, देखो कितना खराब हो सिचुएशन आ चुका है, कितने मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव आज अस्पताल के अंदर,
आज वो भर्ती है, कितने लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, कितने लोगों को बेड नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, और वो पे मौतों का मतलब ढेर लग रहा है मार्केट में। और फिर ऐसे सिचुएशन में पैनिक तो होना स्वाभाविक है। तो क्यों ना हमने मन को भी आप पैनिक सिचुएशन से बाहर लाने के लिए इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। चलिए, तो मन को काम देना पड़ेगा, ये सारे ख्यालों को, इन सारे विचारों को। हाँ, ये सत्य परिस्थिति है, लेकिन फिर भी इन विचारों को मन के अंदर दोहरा 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 कर हम अपने शरीर को क्यों खोखला करें। इससे अच्छा है कि थोड़ा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का संदेश ही इसके साथ है ना। शांति हो जाना मतलब अशांत मन कभी भी कुछ जीवन में नहीं कर सकता, लेकिन शांत बन जाना बहुत ज्यादा जरूरी, और इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। और मैं अभी कहना चाहूंगा आपको, इसी तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना है, कंफर्टेबल बैठ जाना है, और फिर अपने हाथों को आप अर्ध पद्मासन या पूरा पद्मासन करके बैठ सकते हैं। और फिर आप देख रहे हो, जैसे मैं, मेरा पोस्चर भी आप देख रहे हो किस तरीके से मैं बैठा हूं, कंफर्टेबल बैठिए। और फिर 9 to 0 काउंट करना है, आपके ब्रीदिंग को महसूस करते हुए। ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों को शायद ये लगता होगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इस तरीके ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट नहीं करना है काउंटिंग के समय पर। आपको काउंटिंग करते समय पे अपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट जो होता है वो अपने आप होना चाहिए, और उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। उसको बोलते हैं अपने मन को ब्रीद इन और ब्रीद आउट। जैसे ही मन आपका ब्रीद आउट हो जाता है, उसी पे हमें काउंट करना है 9। फिर जैसे ही ब्रीद इन होगा, ब्रीद आउट होगा, फिर 8, 7, 6, ऐसे रिवर्स काउंटिंग में 0 की तरफ आ जाना है, और पूरा का पूरा ध्यान उस रिवर्स काउंटिंग पे लगाते हुए हमारी ब्रीदिंग के ऊपर हमारा ध्यान देना है। ध्यान देना है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन भी कहते हैं। ध्यान का मतलब मेडिटेशन भी आता है। तो आपको अपने मन को उस ध्यान की तरफ लेके जाना है, पूरा रिवर्स काउंटिंग की तरफ, और एक ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हुए। तो चलिए, मैं आपके सामने अभी कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा आप सभी लोगों को कि आपको शायद सुबह अर्ली मॉर्निंग करते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी भी समय पे वीडियो देख रहे हो, तो आप कम से कम ये वीडियो देखते हुए भी ये 5 मिनट का सुनने का प्रैक्टिस आप एक बार करके देखिए, मेरे साथ करके देख सकते हैं। तो चलिए, कंफर्टेबल बैठ जाइए अर्ध पद्मासन में, या पद्मासन के अंदर। मैंने अर्ध पद्मासन के अंदर बैठा हूं। फिर एक ऑब्जेक्ट की तरफ मैं अभी देखूंगा, और फिर ये स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप अपना थोड़ा सा वार्म अप भी कर लीजिए, ताकि आपका ब्रीदिंग थोड़ा सा स्पीड अप पकड़े। और दूसरा, आप जब मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, इसकी ध्यान की प्रैक्टिस, तो उस समय पे एक डीप ब्रीथ और डीप आउट, ब्रीथ आउट कर लेना, और फिर उसके बाद रिवर्स काउंटिंग पे ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीथ इन करूंगा और फिर ब्रीथ आउट करूंगा, और उसके बाद मैं 9 to 0 कर लूंगा। तो ब्रीथ इन, इस तरीके से अपनी आंखों को बिल्कुल से अच्छे से रब करना है। एक ऊर्जा का एहसास दिखना है, अपने हाथों में गर्मी पैदा हो जाती है, और फिर उसको अपनी आंखों पे, अपने चेहरों पर, अपने कान के पीछे, गर्दन की तरफ इस तरीके से मालिश करनी है, और फिर रिलैक्स हो जाना है। जस्ट दैट इज द सिंपल प्रैक्टिस। इसके अंदर कोई रिलीजन नहीं आता है, किसी धर्म से यह संबंधित नहीं है, ना ही किसी वर्ण से संबंधित है, किसी जाति भेद से संबंधित यह नहीं है। बिल्कुल से एक शून्य की ध्यान प्रैक्टिस, यह मन का हीलिंग है, यह मन का उपचार है, यह मन के लिए है। तो जिसके पास मन है ना,
उन सभी के लिए है। तब इसके लिए मैं रिगार्डिंग कहूँगा कि आप सभी लोग ये प्रैक्टिस को जरूर करना शुरू कर दीजिए। और चलिए अभी हमारे सामने दत्तू डॉक्टर लीम सिओ जीन इनकी बायोग्राफी का आज हम 10वां एपिसोड देखेंगे और आज अध्याय नंबर 8 रहेगा। दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि किताब हमारी जिंदगी बदल सकती है, किताब पढ़ने से आपकी लाइफ बदल सकती है। कई ऐसी किताबें हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिस इंडस्ट्री में आप सफल बनना चाहते हो उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपके पास पढ़ाई ज़रूर होनी इंपॉर्टेंट है। सभी तरह की किताब पढ़ने की आदत बनाइए। साथ ही साथ मैं कहूँगा बायोग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, किसी की जीवनी। मैं बिल्कुल मैं सैल्यूट करूँगा डॉक्टर राजेश सवेरा सर, एक ऐसा कार्य उन्होंने किया जो शायद ही कोई नहीं कर सकता था। इस तरीके का डॉक्टर लीम सिओ जीन के जीवनी के ऊपर उनसे सारी बातें उनसे समझकर उन बातों को शब्दों का रूप देकर इस तरीके से बायोग्राफी बना दी। बिल्कुल से थैंक यू डॉक्टर सवेरा सर। और आज मैं एपिसोड नंबर 10 के अंदर आपको लेके जाना चाहूँगा। कल के 9वें एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से दत्तू डॉक्टर लीम सिओ जीन ने फर्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको बुलाया गया था तो ऑस्ट्रेलियन लोग जो कि बिल्कुल से पोल्यूशन फ्री वातावरण के अंदर जीवन जी रहे, वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल से कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कंटेमिनेटेड फूड नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि हमें गैनोडर्मा का क्या ज़रूरत है कि गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, गैनोडर्मा के अंदर टॉक्सिन को रिमूव करने की क्षमता है, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम जो पानी पीते वो पूरी तरीके से फ्रेश है। हमारा आकाश, हमारा हवा, हमारा जो सब कुछ जो नेचर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो हमें गैनोडर्मा की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूर दोस्तों, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए किस तरीके से डॉक्टर लीम ने उस ऑस्ट्रेलियन लोगों को किस तरीके से DXN गैनोडर्मा के बारे में, इस जड़ी बूटियों के बारे में किस तरीके से उन्होंने जानकारी शेयर की थी और कैसे इसकी पोजिशनिंग प्रॉपर तरीके से रखी थी उनके सामने। उसके पश्चात और एक उनका एविडेंस उन्होंने बताया था अध्याय नंबर 7 के अंदर, और एपिसोड नंबर 9 था। और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि उनको एक समय पर ऐसा समय आ चुका था जहाँ पर उन्हें अरबी लोगों के सामने जाना था, दुबई में, UAE में, और कई अरब लोग हैं वहाँ पर। तो अरब लोगों को उनको गैनोडर्मा समझाना था और वहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी उनको बोला था कि ये अरबी लोग जो होते हैं वो 1 घंटा भी एक जगह पे शायद नहीं बैठेंगे, आप तो 3-4 घंटे का सेशन कैसे कर पाओगे, क्योंकि ये लोग वॉशरूम के बहाने बाहर आ जाएंगे और फिर प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर बैठ सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। लेकिन दोस्तों पूरा दिन सेशन चला, कोई जगह से उठा भी नहीं और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। ऐसा क्या डॉक्टर लीम ने बातें करी उनसे अरबी लोगों की समस्याओं के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन लोगों की समस्याओं के ऊपर, तो हर एक कंट्री के अनुभव, और फिर उस कंट्री में आज DXN आज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता ही जा रहा है। एक कंट्री की ओपनिंग कैसे हुई थी ये डॉक्टर लीम सिओ जीन से हम सीख सकते हैं ना। बिल्कुल दोस्तों, तो इस तरीके का आपको एपिसोड ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर आपने देखा नहीं होगा तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर उसका जो अगला जो प्रीवियस एपिसोड था, एपिसोड नंबर 9, ये ज़रूर जानिए, देखिए, समझिए इस बातों को, क्योंकि एक एपिसोड अगले एपिसोड के ऊपर ही डिपेंड होता है। उन्होंने कहा था फूड सप्लीमेंट और जीवन शैली परिवर्तन का महत्व, यानी हमारे जीवन में कि फूड का वेरिएशन लाना भी कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी जीवन शैली के अंदर आहार का वेरिएशन लाना, तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सेशन के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। साथ ही साथ मैं इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो इसको आप मिस ना करें। कभी भी ये वीडियो रिलीज हो सकता है, कभी भी पब्लिश हो जाता है, तो क्यों ना आप इसको बेल आइकॉन को क्लिक करिए और जो चैनल सब्सक्रिप्शन होता है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन बेल आइकॉन अगर क्लिक नहीं करते तो आपका मोबाइल के अंदर जो आप देखते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन विंडो के अंदर आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो नोटिफिकेशन मतलब जैसे आप स्क्रीन ऑन करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक आएगी या इस तरीके का एक वीडियो पब्लिश हो चुका है, तो आप बेल आइकॉन को भी क्लिक करके रखिए ताकि आपसे इस तरीके का वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए अध्याय नंबर 8 की तरफ, और यह हमारा एपिसोड नंबर 10 है।
डीएक्सएन के पहले कुछ उत्पादों के प्रशंसा पत्र, डीएक्सएन के पहले कुछ उत्पादों के प्रशंसा पत्र। हमारे गैनोडर्मा का सेवन करने के बाद, डॉक्टर लिम कहते हैं, हमारे गैनोडर्मा का सेवन करने के बाद उसने रक्त की उल्टी की। एक दिन मेरे कार्यालय में पहुंचते ही मेरे घबराते हुए कर्मचारी ने मुझे बताया। मैं भयभीत हो गया क्योंकि वह एक वृद्ध महिला थी जिससे उनकी बीमारी के लिए हमारे उत्पाद दिए गए थे, लेकिन गैनोडर्मा का सेवन करने के बाद उसे गहन चिकित्सा केंद्र आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। जब हमने डीएक्सएन गैनोडर्मा का प्रचार करना शुरू ही किया था, तब लोगों द्वारा अनुभव की गई प्रतिक्रियाओं की बहुत सी कहानियां आज हैं, लेकिन क्योंकि यह पहले कुछ में शामिल थी इसलिए यह साझा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, डॉक्टर लिम खुद कहते हैं ना यहाँ पर कि जब उन्होंने डीएक्सएन को शुरू किया था, गैनोडर्मा लोगों तक पहुंच रहा था, उस समय की कई कहानियां उनके सामने हैं। तो उसी में से एक एविडेंस को डॉक्टर लीम हमारे सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इसको सभी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमें यह समाचार मिला तो कार्यालय में एक उन्माद भरा वातावरण ही हो गया। उस समय हमारे पास केवल 6 कर्मचारी थे। मैंने अपनी टीम को इधर उधर ऐसे चक्कर काटते हुए देखा जैसे कि कार्यालय आईसीयू की प्रतीक्षा कक्ष में तब्दील हो गया हो, और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक हो कि डॉक्टर को अंदर के रोगी के बारे में क्या कहना है। मैं उनके चेहरों पर चिंता और प्रश्न को देख सकता था। क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर उस वृद्ध महिला की उस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाए, अगर हो गई तो क्या यह उल्टी गैनोडर्मा के कारण हुई थी? क्या उसे गैनोडर्मा से कोई एलर्जी हो गई थी? अगर वो ठीक नहीं हुई तो फिर क्या होगा? सभी के चेहरों पर, सभी कर्मचारियों के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह था। जस्ट शुरुआत की है डीएक्सएन की उन्होंने गैनोडर्मा को प्रमोट करने के लिए, और इस तरीके का एक जबरदस्त एक उनके सामने ऑब्स्टेकल आ चुका था, इस तरीके की चुनौती उनके सामने आ चुकी थी। और उस चुनौती के ऊपर डॉक्टर लिम ने एग्जैक्टली किस तरीके से उसको चुनौती को भी हैंडल किया, और साथ ही साथ उससे डॉक्टर लिम के विचार हमारे सामने आ सकते हैं। और डॉक्टर लिम बिना हिचक, बिना डरे इन बातों को हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके का एविडेंस अगर आपके जीवन में कहीं आपके सामने आ जाए तो शायद आप कई लोगों की आज के इस एपिसोड के बाद अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। सभी के चेहरों पर प्रश्न चिन्ह थे और उस वजह से कहीं ना कहीं मेरा दिल भी जोरों से धड़कने लगा, लेकिन मैं अपनी चिंता प्रकट नहीं कर सकता था। व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए और खुद पर भरोसा होना चाहिए। मैं जानता था कि गैनोडर्मा का सेवन करने वाले किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए यह सुरक्षित है, किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। और मुझे यह विश्वास था कि एक जड़ी बूटी जो कि इलाज के काम आती है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब आपके पास चिंता करने वाले लोगों का समूह बन जाता है तो दिमाग भी बिना किसी तर्क के परेशान होने लगता है। जैसे हम बोलते हैं ना, निगेटिव लोगों में रहेंगे तो निगेटिव जैसा बन जाएंगे। जिस तरीके का माहौल, आपका आजू बाजू का माहौल आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो डॉक्टर लीम बोलते हैं कि जब चिंता करने वाले लोग आजू बाजू में ज़्यादा बन जाए तो दिमाग भी अपना परेशान होने लगता है। सर, अगर यह वृद्ध महिला मर गई तो क्या होगा? क्या हमारा व्यापार बंद पड़ जाएगा? लोग हमारे उत्पाद लेने से डरेंगे तो नहीं? मेरे सबने से नए कर्मचारी ने मुझे सवाल पूछा। उसे पूरे दिन मेरा कार्यालय, जो कि आईसीयू के बाहर के प्रतीक्षा कक्ष में तब्दील हो चुका था, इसी तरह की बातों में व्यस्त था। हालांकि कर्मचारी नए सदस्यों और कार्यालय में आने वाले ग्राहकों में किसी भी प्रकार का संदेह का पुट लाए बिना अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त भी थे। निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण मामला बनता जा रहा था कि मैं उस दिन कार्यालय से जल्दी ही निकल गया और मेरे दिमाग में यह जानने की उत्सुकता भी थी कि उस वृद्ध महिला के आईसीयू में इलाज का क्या परिणाम निकलता है। रात को अच्छी नींद ना लगने के बाद अगले दिन मैं जब कार्यालय पहुंचकर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था तो मेरा एक कर्मचारी दौड़ता हुआ मेरा बैग उठाने के लिए नीचे आया। सर, हमने सुना है कि वृद्ध महिला और गैनोडर्मा की वृद्ध महिला और गैनोडर्मा की मांग कर रही है। वह हमारा गैनोडर्मा और ज़्यादा मात्रा में लेना चाहती है। मैं उसके चेहरे पर सदमा देख सकता था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गैनोडर्मा सेवन करने के बाद अगर रक्त की उल्टी करने और आईसीयू में भर्ती होने के बाद कोई उसे और ज़्यादा क्यों लेना चाहेगा? तो मैं भी उत्सुक था। तो हमने और अधिक जानने के लिए छानबीन की तो हमें पता चला कि उस वृद्ध महिला को कल शाम को स्थिर हालत में आईसीयू से छुट्टी भी मिल गई थी। उसके रिश्तेदार ने, जो उसकी देखभाल कर रहा था,
यह भी बताया कि आईसीयू से छुट्टी मिलने के बाद उसने ऐसा कुछ अनुभव किया जो उसके लिए बहुत ही अनोखापूर्ण था। वह अब दुनिया को काफी बेहतर देखने की में सक्षम हो गई थी। वही दुनिया जो उसके लिए सुस्त, उबाऊ और निराशाजनक थी, अचानक से बड़ी सुंदरता से अपने ज्वलंत और जीवंत रंग देखने लगी थी। उसने कहा कि यह आईसीयू के इलाज का असर नहीं है, बल्कि इस असर को उसने रक्त की उल्टी करने से जोड़ लिया था। मुझे अपना गैंड्रोमा लेने की जरूरत है और वह बार बार मांग कर रही थी। तब पहली बार हमें एहसास हुआ कि यह एक तरह का विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन है। मैंने गैंड्रोमा के विषहरता प्रभावों के बारे में बहुत पढ़ा था, लेकिन अपने एक उपभोक्ता के द्वारा उसके प्रशंसा पत्र को साझा करने का अनुभव एक अलग चीज होती है। मेरे कर्मचारी उस महिला पर हुए गैनोडर्मा के प्रभाव के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। मैंने उन्हें बताया उस महिला को रक्त की उल्टी गैनोडर्मा के कारण नहीं हुई थी। गैनोडर्मा के कभी भी ऐसे विपरीत प्रभाव नहीं हो सकते। यह तो शरीर है जो उन चिन्हों को दर्शा रहा था जिन्हें हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह मुख्य रूप से यह तरीका है जब शरीर उन विषैले तत्वों को छुटकारा पाने की कोशिश करता है जो इतने समय से हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए थे। गैनोडर्मा ने शरीर पर काम किया और वह शरीर जिसने उसका रिफ्लेक्शन दिखाया उल्टी के द्वारा था, जिससे शरीर ने विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकाल दिया था, जिसे शरीर में शुद्धिकरण हुआ था। मेरे कर्मचारी अच्छे विद्यार्थियों की तरह धैर्यपूर्वक मुझे सुन रहे थे। गैनोडर्मा के बारे में हमें प्राप्त हुए बहुत से सकारात्मक उत्पाद, प्रशंसा पत्र, हमेशा इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रहती थी जो एक केस अध्ययन बन जाती थी। हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है, मुख्यतः जब यह विषहरण के लिए समर्थित करता है। देखिए लोगों, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि डॉक्टर लिम यहाँ पर हमारे सामने यह एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बता भी रहे हैं कि डीएक्सएन आज लगभग 28 साल पूरा हो चुका है और दुनिया की 200 कंट्रीज का लोग इसका इस्तेमाल भी करने लग चुके हैं। लेकिन जब शुरुआती समय था तो उन्होंने इसको किताबी ज्ञान से साथ नहीं जोड़ा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल उनके लाइफ में हुए अनुभवों के साथ बहुत कुछ सीखकर उन्होंने आगे जोड़ा है। थ्योरेटिकल नॉलेज तो उनके पास था ही और वो जानते भी थे कि एक जड़ी बूटी है तो कोई भी नुकसान नहीं कर सकती, इसको तो किसी भी उम्र का पर्सन खा सकता है, एक दिन का बच्चा भी खा सकता है, इतना तो ये सुरक्षित है और ये खुद अगर इस शरीर का इलाज कर सकती है तो ये नुकसान क्यों करेगी शरीर का। और बहुत अच्छी और सटीक तरीके से उन्होंने बताया और वो महिला भी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसका काफ़ी बदलाव उसके जीवन में आया था। जो पहले उसके जीवन में नहीं होता था वो उसके जीवन में आफ्टर ऑल उस एविडेंस के बाद होने लगा था, जो उस जीवन को और रंगीत तरीके से और बेहतरीन तरीके से महसूस कर रही थी। दोस्तों, तो यहाँ पे डॉक्टर लिम खुद कहते हैं कि हमारे लिए ये जो था एक अध्ययन था, मतलब इस तरीके से सीख कर ही डॉक्टर लीम ने हमारे सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। ऐसी ही एक घटना और है जो मुझे याद है। एलोसेटार से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर गुरुन, वहां के एक 23 साल के युवक ने हमारे गैनोडर्मा का सेवन करने के बाद रक्त की उल्टी की। जब यह खबर मेरे पास भी पहुंची मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ था। मैंने हाल ही में उस वृद्ध महिला की एक ऐसी कहानी का अनुभव लिया था, तो मैं जानता था कि इसका संबंध विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन से है। उस व्यक्ति को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने उनसे पूछा उसके साथ क्या समस्या है, उसने गैनोडर्मा का सेवन क्यों किया था, तो उन्होंने मुझे बताया उसे मधुमेह है। मैंने तुरंत उन्हें बताया यह मधुमेह का मामला नहीं है, मधुमेह के रोगी रक्त की उल्टी नहीं कर सकते। रक्त की उल्टी के कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। पहला, ये पेट में छाले होना, यानी पेट में अल्सर हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इस मामले में रक्त का रंग गहरा होगा क्योंकि यह पेट के अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करता है। और दूसरे कारण का संबंध है फेफड़ों से, लंग्स। अगर मूल कारण फेफड़े होंगे तो रक्त का रंग ताजा होगा। तीसरा कारण छाती में कोई अंदरूनी चोट भी हो सकती है। इस तरह का रक्त मिश्रित तरह का होगा, कुछ गहरा और कुछ ताजा। मैंने परिवार के सदस्यों से रक्त का रंग जांचने को कहा। वे तुरंत ही मेरे पास वापस लौट कर आए और मुझे बताया गया कि यह मिश्रित रंग था, यानी कुछ गहरा और कुछ ताजा। फिर मैंने उन्हें बताया ऐसी संभावना है कि उस युवक को कोई अंदरूनी चोट है, जाकर पता कीजिए कि क्या किसी दुर्घटना का इसका इतिहास है।
तो उस युवक ने बताया कि उसे हाल ही में ऐसी कोई चोट नहीं लगी थी जिसके कारण से उसे आईसीयू में आज भर्ती होना पड़ा है। उसने इसका संबंध गैंड्रोमा का सेवन करने से लगाया था। हालांकि उसे एक पुरानी घटना याद आई जो कुछ साल पहले घटी थी। वो अपनी कार चला रहा था और एक दुर्घटना हुई थी। उसकी छाती स्टीयरिंग व्हील से टकरा गई थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ अवांछित नहीं हुआ था। केवल थोड़ा सा दर्द हुआ था और कुछ दिनों में वो ठीक भी हो गया। दर्द अत्यंत असहनीय था और उसने सोचा कि इस थोड़े से दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वह उस समय 20 साल का एक युवक था। उसने आगे कहना शुरू किया, हाँ, लेकिन बाद में मुझे मधुमेह होने लगा, गंभीर मधुमेह। हालांकि मैं इसका इलाज के लिए सभी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गया, लेकिन किसी से भी काम नहीं बना। मैं दिन ब दिन दुबला होता गया क्योंकि मेरा वजन घटता जा रहा था। परिणाम स्वरूप मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था और आखिरकार मैं बिस्तर पर आ गया और मेरा मधुमेह बहुत गंभीर हालत में पहुंच चुका। उसने यह भी कहा, मैंने मधुमेह पर विभिन्न प्रकार की दवाइयां ली, लेकिन किसी से काम नहीं बना। आखिरकार किसी ने आरजीजीएल की सिफारिश की और मैंने उसे लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसका सेवन करने के बाद मुझे छाती में कुछ असामान्य लक्षणों का अनुभव हुआ। जब तक कि आखिरकार मुझे रक्त की उल्टी नहीं हो गई, मैंने उसे सलाह दी और कहा, आरजीजीएल लेना वैसे ही चालू रखना, चिंता मत करना। मैंने उसके साथ उस महिला का पिछली हुई घटना को साझा किया। वह मेरे तर्क से आश्वस्त था, लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी बदतर होती गई क्योंकि यह बार बार उल्टी करता रहा। वह तीन दिन तक उसको उल्टियां हो रही थी। उसने फिर से मेरी सलाह मांगी। मैंने उससे कहा, यह विषहरण का ही प्रभाव है, चिंता मत करो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। उल्टी की चिंता मत करो, मुझे केवल इतना बताओ कि तुम्हारी शरीर से वह चीज निकल जाने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो उसने कहा, सर, उल्टी करने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं डरता हूं कि यह मेरा रक्त है जो कि मैं खो रहा हूं। तो क्योंकि पहले मामले में मैं जानता था कि गैंड्रोमा लेने से उपभोक्ता को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं इसे जारी रखने के लिए बताता रहा। और आखिरकार कुछ हफ्तों बाद चीजें बदलने की शुरुआत हुई। 9वें दिन वह उस बिस्तर से नीचे उतर आया जिससे वह पिछले कुछ महीनों से जकड़ा हुआ था। उसमें चलना भी शुरू किया और फिर चलने की ताकत भी फिर से आ गई। 3 हफ्तों में वह काम पर जाने भी लगा और फिर लगभग 1.5 महीने में वह मुझसे मिलने के लिए कार्यालय में भी आ गया। सर, मैं सच में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये गैनोडर्मा ने मेरी जान बचाई है और मैं आजीवन डीएक्सएन के प्रति ऋणी रहूंगा। मैं महसूस कर सकता हूं कि वह अपने द्वारा बोले गए हर शब्द के लिए आभारी था। उसने आगे कहा, इस घटना के बाद मेरा मधुमेह अचानक से गायब ही हो गया है। मुझे समझ में नहीं आया कि मधुमेह के इलाज के लिए गैंड्रोमा लेने और उसके बाद यह रक्त की उल्टी का क्या संबंध है। मैंने समझाया कि तुम्हारी समस्या मधुमेह नहीं थी। तुम्हारी समस्या वह अंदरूनी चोट थी जिसकी तुमने बहुत पहले तब उपेक्षा की जब तुम युवा थे। वही समस्या थी। गैंड्रोमा लेने के बाद शरीर ने उन तत्वों का विषहरण करने की प्रतिक्रिया दी जिनके कारण तुम्हें बीमारी का एहसास हुआ। वह समझ गया और उसने एक ऐसी चौड़ी मुस्कान के साथ कार्यालय से बाहर चला गया। वह युवा व्यक्ति का वायदा दर्शाता था कि जिसे स्वस्थ खुशहाल जीवन जीने का तरीका ही मिल गया था। मैं हमेशा अपने लोगों को सिखाता हूं कि मधुमेह समस्या नहीं है, शरीर में कुछ गलत होता है जो मधुमेह को जन्म देता है। यह वह पहला मामला था जो इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण था। हम मधुमेह का इलाज नहीं करते, हम शरीर का इलाज या शरीर का प्रबंधन करते हैं और उसे जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फिर शरीर जो प्रतिक्रिया दर्शाता है उससे हम मधुमेह के कारण का अच्छी तरह से निदान कर पाते हैं। इस मामले में यह स्पष्ट था कि उस व्यक्ति को एक अंदरूनी चोट थी जो उसके मधुमेह का कारण बन चुकी थी। हम इस निदान पर तुरंत पहुंच पाए क्योंकि गैंड्रोमा का सेवन करने के बाद प्रतिक्रिया रूप से उल्टी हुई थी। अब पिछले 25 सालों से हमारे पास ऐसे बहुत से प्रशंसा पत्र हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि वे सभी अवलोकन पर आधारित है और अब हम ज्ञानोथेरेपी प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में इसे पढ़ सकते हैं। वाह, एक मजेदार कहानी। उसमें जाने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि शायद इस एविडेंस को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि जब उस पर्सन को या उस जो वृद्ध महिला थी उसको जो खून की उल्टियां आई थी, मेरे जीवन में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव हमने देखे, लेकिन हमें ये पहले से ही पता था
तो हम वहां पर पैनिक या हम चिंताग्रस्त नहीं होते थे। लेकिन जब ये डॉक्टर लीम के जीवन का उस समय का पहला समय था और साथ ही साथ वो जो महसूस करने वाला पर्सन है वो खुद घबरा जाता है ना, तो उसकी वजह से जब खून की उल्टियां शरीर से बाहर निकल रही है तो वो किसी ना किसी तुरंत डॉक्टर के पास चला जाएगा और डॉक्टर को सिर्फ इतना भी बोल देगा कि मुझे सुबह से खून की उल्टी हुई, तो डॉक्टर तुरंत उसको अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कर देगा। आपको सारी जांच करनी है, पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा और ये बहुत आपके लिए सीरियस मामला हो सकता है और फिर उनको डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट कराया करता था। मैंने ये कई बार देखा है कई लोगों का जिनको लंग्स की अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर की समस्याएं थी या फिर जिनके कोशिकाओं में कैंसर जैसी भी बीमारी के अंदर हमने देखा है, जहां पर अगर ये आंतड़ियों का कैंसर है तो वहां पे हमने देखा है कि गैनोडर्मा लेने के पश्चात खून की उल्टियां हुई है। यस दोस्तों, मैं खुद इसका प्रमाण आपके सामने, क्योंकि मुझे भी इसमें 16 साल डीएक्सएन के अंदर हुए हैं। तो जब पता चला कि डेड सेल्स होती है या कैंसर जैसी सेल्स होती है, जब कोई गहरी चोट लगने के कारण जो खून निकल कर रहता है या फिर पुरानी चोट लगती है उसका शरीर के अंदर प्रभाव 2, 3, 4 साल भी निकल कर आता है, उसको बोलते स्टिक ब्लड हो जाता है। यानी जब आप देखिए, मान लीजिए मुझे कि यहां पर कुछ लगा और लगने के बाद यहां पे ब्लैक और ब्लू, काला और नीला रंग का एक इस तरीके का दिखता है, वो क्या होता है? मैं गिर गया और गिरने के पश्चात यहाँ पे सूजन आई, स्वेलिंग के ऊपर मैंने देखा यहाँ पे रंग नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है, ये बीच का जो भाग है पूरा ये ब्लैक, काला नीला बोलते हैं ना, काला नीला हो चुका है। तो ये इस तरीके से क्यों हुआ? ये हमारे जो अंदर है ना वो ब्लड वेंस होती है, छोटी 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 जो माइक्रो वेंस होती है वो टूट जाती है, फूट जाती है, यहाँ पे थोड़ा ब्लीडिंग हो जाता है, नॉर्मल होता है वो, और वो डेड ब्लड वहां पे रह जाता है, उसको बोलते हैं स्टिक ब्लड। अब सोचिए इस तरीके का एक्सीडेंट होने के पश्चात अगर दिमाग के अंदर ऐसे कुछ गहरी चोट लग जाए तो वहां पे वो स्टिक ब्लड रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी न किसी ऑर्गन के अंदर जब गहरी चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट या किसी अपघात या किसी आपातकालीन एक्सीडेंट के समय पर इस तरीके की चोट लग जाती है, तो वो जो काला गाढ़ा रंग का ये जो ब्लड है, जो डेड ब्लड भी बोल सकते हैं आप, ये स्टिक ब्लड भी हम बोल सकते हैं, जमा हुआ खून रह सकता है कि नहीं रह सकता? बिल्कुल, क्योंकि वो वहीं पे कहीं ना कहीं पे थोडी मात्रा में अगर रहता है, जिसको बोलते स्टिक, गोठलेलं रक्त मराठीमध्ये म्हणतात, गाढ़ा हुआ रक्त, तो जब गैनोडर्मा लिया जाता है तो वहीं पे गैनोडर्मा काम करना शुरू करता है और फिर वहां से शरीर से बाहर उसको सफाई करने में मदद करता है, डिटॉक्स करता है। तो मैंने देखा था जिनको आंतड़ियों के जो अंदर मेलिग्नेंसी हुई थी, तो गैनोडर्मा किसी कैंसर का इलाज नहीं करता, ये तो नेचुरल फूड है, लेकिन जब लेने के पश्चात शरीर से बाहर कई लोगों के लिए खून, उल्टियां के माध्यम से खून शरीर से बाहर आए, तो हमने तुरंत उनको आश्वस्त कर दिया है कि इसमें चिंता की बात नहीं है। आपको अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो आपको किसी भी अस्पताल में जाकर तुरंत भर्ती होने की जरूरत नहीं है, आप गैनोडर्मा की मात्रा को नियमित लेते रहिए। सवाल पूछते कि इससे पहले कभी हुआ था, बोलते पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन अभी गैनोडर्मा लेने के बाद हुआ है, तो गैनोडर्मा लेने के पश्चात हुआ है, तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे भी हमने उदाहरण देखे, मैं जरूर दोस्तों कहूंगा, शायद हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए लेकिन सीखने लायक है इसलिए बोल रहा हूं। एक्सीडेंट के दौरान यहां पे डैमेज हुआ ब्रेन के अंदर और फिर उस समय पे शायद कुछ लोगों को पता नहीं चला, ऐसे भी केसेस हमने देखे कि उस समय पे पता नहीं चला, लेकिन धीरे 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 हेड स्विमिंग होने लगा, धीरे धीरे उसको चक्कर आने लगी। अब उसको धीरे धीरे चक्कर के बाद उसका बैलेंस खोने लगा, मतलब अभी वो बैलेंस जा रहा है, मतलब इस चीज को उठा रहा है तो हाथ से गिर रहा है वो चीज को, और फिर पैरालाइज भी हो जाता है या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है। 1 महीना या 2 महीने के बाद, एक्सीडेंट हुआ तो 2 महीना पूर्व और हेमरेज हुआ है शायद हो सकता है 2 महीने के बाद, और ऐसे लोगों को हमने गैनोडर्मा दिया था। एक केस में तुरंत और फास्ट इसको आपके सामने शेयर करूंगा कि एक पर्सन पूना के अंदर जिनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद उनको गहरी चोट ब्रेन के अंदर लगी हुई थी और उसके पश्चात 1-2 महीने के बाद उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद वो पैरालाइज हो गए थे। और पैरालिसिस होने के बाद जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया, सब कुछ जो जांच पड़ताल की, तो सीटी स्कैन के अंदर पता चला अंदर क्लॉटिंग बन चुकी है और ब्लीडिंग हो चुका है थोड़ा। और फिर पता चला इनका इतिहास के अंदर पिछले 2 महीने बाद पहले पूर्वी इनका एक एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉक्टर ने जब यहाँ पे ब्लड देखा तो डॉक्टर ने तुरंत बोला एक बड़ा ऑपरेशन से इनको गुजरना पड़ेगा, गहरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और यह ऑपरेशन के अंदर यहाँ से पूरा छेद करेंगे, बड़ा छेद होता है, और फिर सारा जो स्टक या खराब खून है उसको निकालेंगे। लेकिन इस समय पे ये तो माइक्रोवेन्स होती है, कितना इंपॉर्टेंट हमारा सीपीयू है ये। जैसे किसी के लैपटॉप के लिए, किसी डेस्कटॉप के लिए सीपीयू अलग रहता है, ये हमारा सीपीयू है। कौन कितना प्रोग्रामिंग करता है, कितने विचार करता है, कैसे इसको हम ओपन करके इसके ऑपरेशन, लेकिन मेडिकल साइंस करता है।
लेकिन डॉक्टर ने एक लाइन बोली वहाँ पर, और वो लाइन बहुत सोचने लायक थी कि ऑपरेशन के दौरान यानी कोमा में भी जा सकते हैं, सेमी कोमा कॉन्शियस भी हो सकते हैं, अपनी आंखों की दृष्टि खो सकते हैं, या पूर्ण रूप से विकलांग होकर जिंदगी भर बेड रेस्ट भी हो सकते हैं, बेड रिडन भी हो सकते हैं, या फिर ये भी संभावना है कि इनकी ऑपरेशन के दौरान मौत भी हो सकती है। अब आप सोचिए सर, ऐसे समय पर अगर हमारे घर के किसी मेहमान या हमारे घर के किसी सदस्य पर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या डिसीजन लेंगे? आ जाता है ना कंफ्यूजन। तो बिल्कुल उस महिला के जीवन में भी ये कंफ्यूजन आया था कि जिसके पति के जीवन में इस तरीके का वारदात हुआ था, इस तरीके की समस्या बन चुकी थी, और फिर जो डॉक्टर बोलेंगे वही करना है। लास्ट में एक ही अंतिम उपाय होता है कि करेंगे क्या। और फिर डॉक्टर ने जैसे बोला 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए खर्चा होगा अस्पताल में ऑपरेशन का, और ऑपरेशन के दौरान इनकी जान भी जा सकती है, ये परमानेंट डिसेबल भी हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, और जिंदगी भर ये बेड रेस्ट भी हो सकते हैं, या कोई ना कोई उनकी कुछ ना कुछ तो क्षमता को ये खो भी सकते हैं, या फिर डेड बॉडी भी घर पे लेके जा सकते हैं। इन सारे कागजात पर साइन करने के पश्चात इस पर्सन को बाल काटने के लिए लिया जाता है, और फिर हमारा डीएक्सएन का टीम वहां पर पहुंच जाता है, और उस महिला से सिर्फ 2-4 सवाल पूछे जाते हैं कि ये ऑपरेशन के बाद अगर ये कोमा में चले जाएंगे तो जिंदगी भर कोमा में रहेंगे ना, कुछ भी हो सकता है, डेड बॉडी भी हाथ में आ सकती है, या परमानेंट डिसेबल हो जाएंगे। तो आदमी, अगर आप अपने हाथ से इस तरीके के बड़े ऑपरेशन से जाने से पहले क्यों ना हम एक ट्राई करके देखें। मुझे भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं, टीम ने बिल्कुल से अच्छे से समझाया कि क्यों ना हम एक ट्राई करके देखें, कोशिश करके देखें। और फिर उसी समय पर नोनीजी का थोड़ा थोड़ा, मतलब 1 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा मात्रा में नोनीजी का 1 बॉटल पूरा खत्म किया था 600 ml का। उसी दौरान 15 RG 15 GL 15 स्पाइरुलिना सुबह, दोपहर और शाम को यह डोज शुरू किया गया था अस्पताल में। एक दिन डॉक्टर को सिर्फ बोला गया कि डॉक्टर साहब, हम इस ऑपरेशन को आज नहीं कल या 2 दिन बाद करना चाहते, थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंट की मानसिक हालत ठीक नहीं है और हमारे पास पैसे की भी पूरी तैयारी करनी है, तो 1-2 रुकेंगे। उस एक दिन के अंतर में उस पेशेंट में थोड़ा सा बदलाव दिखने लगा, क्योंकि 45 RG जेल शरीर के अंदर चला गया था, और फिर कुछ ना कुछ उसको एहसास हो रहा है। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने डिस्चार्ज ले लिया तुरंत, क्योंकि वही रहेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल मान नहीं पाएंगे। डॉक्टर एक ही रट लगा के रखे थे कि ऑपरेशन में लेके जाना है, थिएटर के अंदर रखना है, और 7-8 लाख का खर्चा करेंगे, होगा लास्ट में, और आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी, बड़े ऑपरेशन से गुजरना है। लेकिन उस महिला ने अपना मन को घट्ट कर लिया, मन को और अच्छी तरीके से मजबूत कर उस अपने पति को अस्पताल से बाहर लेकर घर लेकर आई, और 15 RG 15 GL 15 स्पिरुलिना सुबह, दोपहर और शाम, 45 RG 45 GL और 45 स्पाइरुलिना और नोनीजी देना शुरू कर दिया। प्रॉपर नोनीजी 1 दिन में एक पूरी बॉटल पीते थे। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, 8 दिन के पश्चात उनमें इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आने लगा, 2 महीने के अंदर इतना इंप्रूवमेंट होने लगा। आज भी वो पर्सन पूरा नॉर्मल है, बिना किसी ऑपरेशन से। उनका पैरालाइज भी चला गया। वो जो विकलांग की अवस्था में, अर्ध विकलांग बोलते हैं ना पैरालाइज मतलब, तो वो पैरालाइज से भी बाहर आ गए, उनका बैलेंस भी चला गया, और उनका हेड स्विमिंग का जो तकलीफ था वो भी ठीक हो गया। आज भी वो स्वस्थ जीवन जी रहे। फिर भी हम एक ही कहते हैं कि गैनोडर्मा कोई दवा नहीं है, ना ही ये किसी मेडिसिन और किसी पर्सनली प्रत्यक्ष रूप से किसी रोग के ऊपर काम करता है, लेकिन ये शरीर का इलाज करने में कारीगर वनस्पति है, गैनोडर्मा है। तो ये शरीर का इलाज करता है और शरीर बीमारी को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो मैं एक एविडेंस आपके सामने डटुक डॉक्टर लीम सुयोजिन के इस एविडेंस के साथ मेरे जीवन में हुआ एक एविडेंस है, हमारे सामने हुआ एविडेंस है। जैसे कई एविडेंस है, हम भी सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। 16 साल हो चुके डीएक्सएन के अंदर आज, इसलिए शायद हमारे ब्लड के हर कतरे में गैनोडर्मा ही मिलेगा। यस दोस्तों, मैं ये एपिसोड के पश्चात आपके सामने ना 10 RG 10 जेल और 10 पैरोना खुद खा के दिखाऊंगा, ताकि कोई पहली बार ये वीडियो देखे तो उसके मन के अंदर ये डर न रहे कि मुझे खून की उल्टी तो नहीं होगी। नहीं सर, जिसको उस तरीके की सिचुएशन शरीर के अंदर हुई है। ऋषि इधर आओ। RGGL स्पायरुलिना आणि 1 ग्लास पाणी आणि पटकन। RGGL स्पायरुलिना बिग बॉटल।
तो चलिए दोस्तों, एपिसोड तो हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर आपको सही में अच्छे से सीखने को मिल रहा होगा तो जरूर से दोस्तों ज्यादा लोगों तक ये शेयर करना ही है। आगे बढ़ते हैं। एक मजेदार कहानी जो आपको हंसाएगी। डॉक्टर लीम कहते हैं एक मजेदार कहानी जो आपको हंसाएगी। उस समय यह मामला बहुत प्रसिद्ध हुआ था। एक रोगी थे और जो गहरे कोमा में थे। माय गॉड, मैंने तो किताब अभी पढ़ी नहीं है आगे की, अब मुझे पता नहीं है आगे क्या स्टोरी निकल कर आने वाली है, कौन सा एविडेंस सामने आने वाला है। शायद हो सकता है कि मेरे इस एविडेंस से भी ये मैच हो सकता है, बट ये मैं बिल्कुल से मतलब मैं बिल्कुल कहूंगा कि मैंने इसका एक भी वर्ड आगे का पढ़ा नहीं है। पहले मैं आपके सामने किताब पढ़ रहा था कि मेरे दो काम हो गए, मैं खुद भी इससे अवेयर हो जाऊं, मुझे भी सारी बातें पता चले और मैं वो सारी बातें एक ही साथ मैं आपके सामने लेकर आऊं। मैंने टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सेशन लिया था, उस समय मैंने सीखा था कि एक समय पे दो काम करने की आदत बनाओ। तो मेरा भी काम हो रहा है और आपको भी अच्छी से जानकारी मिल रही। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर से क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक दिन ऐसा मामला मेरे सामने आया था। डॉक्टर लीम कहते हैं एक रोगी थे जो गहरे कोमा में थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उन्होंने कहा कि वे इस रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ नहीं कर सकते और इस मामले में उनकी कोई जीने की आशा नहीं है, यानी ये अभी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए उसके परिवार वाले उसे घर ले आए थे, यही सोचते हुए कि उसे बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों से आखिरी प्रार्थना के लिए आने को कहा। एक एशिया में एक आम प्रथा है जहां करीबी लोग और रिश्तेदार मरने वाले व्यक्ति के दफन या अंतिम संस्कार के पहले एक प्रार्थना करते हैं। सौभाग्यवश रोगी का भाई हमारा एक सदस्य था। वह गैनोड्रामा की उपचार प्रक्रिया का पक्का समर्थक था, तो उसने आरजीजीएल रोगी के जीभ के नीचे रखा और सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने थोड़ी पलकें हिलाना शुरू कर दिया था। वहां एक जीवन का संकेत मिल रहा था। वह अपनी आंखें खोलने में थोड़ा सा कामयाब हुई थी और उसने अपने निकटतम व्यक्ति को कुछ ऐसे देखा जैसे उसे शौचालय तक ले जाने की विनती वो कर रही हो, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अपनी आंखों से क्या कहना चाह रही थी। उसने बिस्तर पर ही मूत्र त्याग कर दिया था। वह इस पर नियंत्रण नहीं रख सकी थी। इस घटना से सबको चकित कर दिया था। उन्होंने अभी अभी जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने उसे आरजीजीएल रोजाना दिन में 4-5 बार देना शुरू कर दिया। 2 हफ्तों के समय से उसमें काफी सुधार आया। वह पूर्ण रूप से होश में आ गई और उसने अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को ठीक से करने की आदत कहाँ गया? वो महिला होश में आ गई और उसने अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने की आदत फिर से हासिल की और यह स्वस्थ लाभ जादुई था। पूरे शहर में इसकी चर्चा होने लगी। उसने घर में चलना फिरना, पास के बाजार में जाकर अपने लिए किराना सामान लेकर आना, बहुत कुछ करना शुरू कर दिया था। तो भी उसे देखता था, जो भी उसे देखता था उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि यह कहानी बहुत दूर तक फैली और लोगों ने गैनोड्रामा के साथ इस जादुई स्वास्थ्य लाभ पर अपनी बात करना शुरू कर दी थी। एक व्यक्ति था जिसने लोगों को यह बताना शुरू कर दिया था कि हमारा गैनोड्रामा इतना अच्छा है कि अगर कोई मर रहा हो तो किसी को भी पानी मिलाना, तो किसी को भी उसकी जीभ के नीचे बस थोड़ा सा गैनोड्रामा रखना होता है और उसे मरते हुए व्यक्ति को फिर से जीवन प्राप्त हो सकता है। किस तरीके से लोग बात कर रहे देखेंगे। यह अतिशयोक्ति थी। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर लिम खुद कहते हैं यह अतिशयोक्ति थी, लेकिन चीज ऐसी ही फैल रही थी। चीनी कानाफूसी ऐसी ही होती है। हम बोलते ना एक कानाफूसी, इस तरीके से एक बातें जब ये पूरे रूमर की तरह आगे बढ़ना शुरू हो जाती, हर कोई उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी जोड़ता जाता है और वो जानते हैं कि फिर इसे आगे साझा करते जाते हैं। एक और दिन एक मजेदार घटना घटी। एक गाय को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर बहुत जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त कि गाय जमीन पर गिर गई और शायद धक्के के कारण बेहोश भी हो गई। वह सदस्य जिसका मानना था कि अगर गैनोड्रामा मरते हुए व्यक्ति के जीभ के नीचे रखा जाए तो बच सकता है, तो घटनास्थल पर वो व्यक्ति था। उसने बेहोश गाय के आसपास जमा लोगों को उसके पास रखी गैनोड्रामा की बोतल दिखाते हुए सलाह दी। उसने कहा, देखिए आपको इसे आजमाना चाहिए। केवल इस कैप्सूल को खोलिए, इस पाउडर को निकालिए और उस मरती हुई गाय की जीभ पर रखिए, शायद कुछ बदल हो जाए। तो लोग उस पर हंसने लगे। भीड़ में से एक व्यक्ति ने तो कहा, क्या तुम पागल हो गए हो?
ऐसा कैसे हो सकता है? इस गाय को पहले ही टक्कर लगी हुई है, निश्चित ये मर जाएगी, अभी यह नहीं उठ सकती। इस सदस्य ने उस व्यक्ति को चुनौती दी, अगर मेरे द्वारा इस गाय के मुंह के जीभ के नीचे गैनोडर्मा पाउडर रखने के बाद ये अगर नहीं उठ गई तो क्या तुम डीएक्सएन के सदस्य बनोगे? वो सदस्य था, डिस्ट्रीब्यूटर था, एक आईडी बनाकर आगे काम कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने वह चुनौती स्वीकार की और कहा ठीक है, अगर तुम्हारे द्वारा ये पाउडर देने के बाद अगर ये गाय उठकर खड़ी हो गई तो मैं तुम्हारी कंपनी में शामिल हो जाऊंगा, और अगर यह नहीं उठ गई तो तुम्हें इस गाय को पशु चिकित्सक के पास ले जाकर सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। मंजूर है तुम्हें? तो उस सदस्य ने पूरे आत्मविश्वास से बोतल में उस कैप्सूल पाउडर को निकाला, उसमें खोला, घोला, और फिर उसने गैनोडर्मा को बेहोश गाय की जीभ, यानी गैनोडर्मा के बेहोश गाय की जीभ और जो पहले से उसके मुंह से बाहर लटक रही थी उसके अंदर रख दिया। यह करते ही गाय उठी और चलने लगी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। मैं भी सोचता हूं कि यह एक मजेदार घटना है कि सब समय सही हो तो चीजें कैसे काम करने लगती हैं। संयोगवश गाय के होश में आने का समय और उस सदस्य का गाय के जीभ के नीचे गैनोडर्मा रखने का समय शायद एक समय था। यही कारण है कि सबको इस बात पर विश्वास होगा कि गैनोडर्मा के कारण कुछ जादुई लाभ हो रहा है, जादुई स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। देखो, अब इस फॉर्म को भर दो और मेरे साथ एक सदस्य बन जाओ, उस उल्लासित सदस्य ने कहा, जिसका मानना था कि गैनोडर्मा के कारण ही गाय उठकर चलने लगी थी। बहुत से लोग ऐसी घटना पर हंसे और उनमें से एक मैं भी था। यह एक मजाक था, हर जगह साझा किया जा रहा था। बाद में मैंने अपने कर्मचारियों और सदस्यों को चेतावनी दी कि ऐसे दावे करने से हम संकट में पड़ सकते हैं। कई बार उत्तेजना लाभप्रद होने की बजाय हानिकारक भी हो सकती है। आप देखिए कि डीएक्सएन पूरे विश्व भर में अपने इन प्रशंसा पत्रों के कारण फैल रही है, जो इसके उपभोक्ता और सदस्यों द्वारा साझा किए जा रहे हैं। शुरुआती दिनों में हमारे बहुत प्रशंसा पत्र मधुमेह के कारण होने वाले पैर के छालों पर थे, गैंग्रीन। यह छाले मधुमेह डायबिटीज मेलिटस की एक महत्वपूर्ण जटिलता थी। डायबिटीज मेलिटस के जख्म के भरने की प्रक्रिया के सामान्य चरणों के साथ समझौता होता है। मधुमेह के लगभग 15% रोगियों को यह ठीक ना होने वाले छाले होने की संभावना होती है। यह छाले और भी बदतर हो सकते हैं, जिससे नेक्रोसिस, मतलब ये गैंग्रीन के आगे सजीव ऊतक में कोशिकाओं की समय पूर्व मृत्यु की स्थिति तैयार हो जाती है। जिन लोगों ने गैनोडर्मा का इस्तेमाल किया था उन्हें इसकी त्वचा के विकारों में काफी ठीक करने की गुण के बारे में पता था। याद है, मैंने बताया था कि जब 1992 में कुआला नेरांग की कॉफी शॉप में मेरा परिचय पहली बार इस मशरूम से जब कराया गया था, तो स्थानीय लोग त्वचा विकारों को ठीक करने के लिए इसे गैनोडर्मा को जलाकर इसकी राख को नारियल तेल में मिलाकर जख्म के ऊपर लगाते थे। सब लोग इसको सड़ने और गलने वाले छालों पर लगाने वाला गैनोडर्मा ऐसा कहते थे। विशेष रूप से वे खराब छाले जहां डॉक्टर ने पैर काटने की सलाह दी थी, परिणाम बहुत ही अच्छे हो रहे थे। पहला, उस घाव का रंग गहरा हो गया था। उसके बाद बहुत गंदी बदबू वाला स्राव बाहर निकलने लगता था, शायद विषहरण। और फिर नियमित रूप से गैनोडर्मा लगाने के बाद घाव का रंग लाल हो जाता और इसके बाद ताजा रक्त भी निकलता और नया घाव तैयार, नया स्किन, नया त्वचा तैयार होने लगती। और एक अच्छा संकेत था, क्योंकि यह इस बात का संकेत था कि घाव ठीक हो रहा है। इसको ग्रैनुलेशन टिश्यूज कहते हैं। फिर से नई कोशिकाओं का शुरुआत हो जाना, और फिर से सेल भी ठीक हो रही है और स्किन भी नॉर्मल हो रही। ऐसे कई अनुभव मैंने भी हमारे जीवन में हमने दोस्तों देखे हैं, आपने भी देखे होंगे अगर आप डीएक्सएन एसोसिएटेड है तो। गैंग्रीन के अंदर कई जबरदस्त अनुभव, इसीलिए तो डीएक्सएन 200 से ज्यादा देशों में फैलता गए हैं। ये एक अच्छा संकेत था, क्योंकि यह घाव ठीक होने का संकेत दे रहा था। धीरे धीरे घाव का रंग पूरा सफेद हो जाता था और आखिरकार यह त्वचा के रंग के साथ मिल जाता है। यह पैटर्न अधिकांश तौर पर उन लोगों में देखा जा सकता था जो ठीक ना होने वाले छालों पर गैनोडर्मा का उपयोग किया करते थे। गैंग्रीन, डायबिटिक गैंग्रीन। क्योंकि हमारे पास गैनोडर्मा के दो प्रकार हैं, एक है आरजी और दूसरा है जीएल। यह है आरजी, गैनोडर्मा का आरजी कैप्सूल, और यह है जीएल, अभी मैंने सामने मंगाया है। ये जीएल मतलब रूट पोर्शन, ये है गैनोडर्मा नए लोग। और फिर ये गैनोडर्मा का जो जड़ और फ्रूट फ्रूट पार्ट होता है आरजी, और जो रूट पार्ट होता है 18 दिन का गैनोडर्मा वो होता है जीएल। तो आरजी और जीएल लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि हम
इस प्रकार के जख्मों पर किसको इस्तेमाल करना चाहिए? मैं यहाँ इस बात पर जोर दूंगा कि हमें आमतौर पर आरजी पाउडर को इस गीले जख्मों पर इस्तेमाल करना चाहिए जो सड़ने लगता है, और हम जीएल पाउडर को सूखे हुए जख्मों पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए जब त्वचा पपड़ीदार सूखी हो जाती है तो हमें जीएल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब जख्म स्त्राव मतलब जख्म से पस निकल रहा है, बदबू निकल रही है और एक गहरा स्त्राव निकलता है गंदगी वाला, क्योंकि वो तो पूरा पॉइजन हो चुका है, पस निकल रहा है, तो उस समय पे हमें आरजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो यह भी एक कारण है हमने गैनोडर्मा के उत्पादों के अंदर आरजी और जीएल को विभाजित कर दिया था, ताकि लोगों को बाहरी जख्मों पर भी इसे लगाने में उनको आसानी हो सके। जीएल को खुले जख्मों पर लगाना भी ठीक है, लेकिन इसके साथ एक समस्या यह है कि मीठा होने के कारण यह मक्खियों को आकर्षित करता है। जीएल थोड़ा मीठा है ना, जीएल मतलब 18 दिन का गैनोडर्मा, 18 दिन का ये जीएल गैनोडर्मा 18 दिन का, ये मक्खियों को आकर्षित करते थोड़ा सा मीठा होने के कारण। वैसे भी जख्म पर थोड़ा सा भी खून या घाव से कुछ पस बदबू भी निकलते तो भी मक्खियाँ आ जाती है ना, तो जीएल लगाने से मक्खियाँ आ जाए तो क्या दिक्कत है, वैसे भी आ रही थी। चलिए ठीक है, मीठा होने के कारण यह मक्खियों को आकर्षित करता है, यह व्यक्ति को असहज बना देता है। लेकिन तथ्य तो यह है कि चाहे आरजी हो या जीएल, दोनों ही खुले जख्मों पर लगाने के लिए सही है। यह सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही गैनोडर्मा ही है। अगर कोई व्यक्ति इसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल करेगा तो भी यह पक्का उसका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बल्कि यह जख्म को बहुत जल्दी ठीक करने में मदद कर देगा। अगर हम अभी भी प्रशंसा पत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इस विशेष कहानी को साझा करूंगा। मुझे अभी याद है दुबई या अबू धाबी के रोटी का नहीं कि वह पहली बैठक जहां मैंने गैनोडर्मा के बारे में पहले प्रशिक्षण संतुलन और विषयहरण की अवधारणाओं को साझा किया था। इनबैलेंस और डिटॉक्सिफिकेशन, संतुलन और विषयहरण की अवधारणाओं को साझा किया था। हालांकि इस बैठक में एक गुस्सेल सदस्य भी था जो मुझ पर चिल्लाने लगा। हम डीएक्सएन उत्पाद लेते हैं और हमें यह उम्मीद तो नहीं करते कि हमारे शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आए, लेकिन कम से कम इससे हमारे शरीर से बदबू तो नहीं आनी चाहिए। मतलब किसी न किसी को जख्म हुआ है और वो इस उत्पादों को यूज कर रहे हैं और जब ये पाउडर को जख्म के ऊपर लगा रहे हैं तो बदबू आ रही है। मैंने भी कई बार इस एविडेंस को हैंडल किया है दोस्तों, आपने भी किया होगा। तो ये बता रहे हैं बदबू तो नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बार हमारे सामने इस तरीके के लोग कहते हैं कि जख्म से जब गंदगी निकल रही है तो पूरे रूम में एक बदबू भी आ जाती है, तो ये तो नहीं आनी चाहिए। तो यह व्यक्ति एक दुकान चलाता था और रोटी कनई या रोटी पराठा एक प्रकार का भारतीय खाद्य पदार्थ बेचता था। उसके ग्राहक ने उसका परिचय डीएक्सएन से कराया था। उसने गैनोडर्मा शुरू किया, लेकिन उसने कुछ अजीब लक्षणों का अनुभव करना शुरू किया, जिसके कारण उसने अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ी। जब मैंने पूछा तुमने दुकान क्यों बंद करी, तो उसने कहा गैनोडर्मा लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। मेरा पसीना बदबूदार था। हाँ, मतलब इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इसका पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है और मेरा पसीना ज्यादा बदबूदार था। पसीने की वह बदबू मेरी पूरी दुकान में फैलने लगी। ग्राहक ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते तो वह बस चले जाते थे। मुझे निश्चित ही मालूम था कि यह विषयहरण का ही एक चिन्ह है, लेकिन मुझे कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि यह इतना गलत हो जाएगा। मैं आगे पूछताछ करना चाहता हूँ। असली समस्या क्या है, मैंने उसे पूछा। फिर उसने अपनी कहानी मेरे साथ साझा की। लगभग 16 साल तक मुझे कभी पसीना नहीं आया, जबकि मैं बहुत गर्म तंदूरी चूल्हे के पास काम करता था। एक बावर्ची के रूप में काम करने से पहले मैं खेत में काम किया करता था। मैं कीटनाशक को छिड़काने के काम का प्रभारी था, लेकिन मैं छिड़काव के दौरान कोई सुरक्षात्मक जैकेट या मास्क नहीं पहनता था। ऐसा नहीं था कि मैं वह नहीं पहनना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत गर्मी होती थी और इसलिए मैं खुले शरीर से ही वो काम को प्रधानता देता था। आप जानते हैं, जब मैं इन कीटनाशकों को छिड़कता था तो कीटनाशकों का जो एरोसोल मेरी त्वचा पर चिपक जाते थे और इस वजह से मैं अक्सर बीमार पड़ जाता था। फिर मैंने यह नौकरी छोड़ने का ही निर्णय ले लिया। उसने आगे कहा, जब मैंने यह छिड़काव की नौकरी छोड़ी, मुझे कभी पसीना नहीं आया। चाहे मौसम कितना भी गर्म हो या चाहे गर्म तंदूरी चूल्हे के पास क्यों ना मैं काम कर रहा हूं, तो मेरी रोटी कन्हैया की दुकान अच्छी चल रही थी। मैं अपनी स्थिति में बहुत खुश था। एकमात्र समस्या थी कि मुझे कभी पसीना नहीं आता था। लेकिन इस बात ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया।
मुझे पहले छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, जैसे मैं जल्दी थक जाता था, क्लांत महसूस करता था, भूख की कमी को अनुभव करता था, मेरी नींद खराब हो चुकी थी। मैंने इसकी चर्चा अपने एक ग्राहक के साथ की जो दुकान में किसी को ढूंढ रहा था। मैंने उसे अपनी स्वास्थ्य समस्याएं बताई तो उसने मुझे इस गैनोड्रामा के बारे में अच्छी बातें बताई और मैंने इसका इस्तेमाल करने का निर्णय भी लिया। हालांकि मुझे यह महंगा भी लग रहा था। शुरू में गैनोड्रामा लेने के बाद मुझे 16 साल में पहली बार पसीना आया और यह मेरे लिए बहुत ही असामान्य रूप था, क्योंकि मैंने केवल एक हफ्ता पहले ही गैनोड्रामा लेना शुरू किया था। वह पसीना भी बहुत गंदा था और उसकी बदबू बहुत ही बुरी थी। क्या यह गैनोडर्मा का ही दुष्प्रभाव है डॉक्टर लीम? तो डॉक्टर लीम कहते हैं, बधाई हो मित्र। मैंने उससे कहा, यह कोई दुष्प्रभाव नहीं है, यह विषहरण है। कृपया अपना गैनोडर्मा रोजाना लेना जारी रखिए। आपका इलाज पसीना आना है। आपको जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ही जल्दी आप ठीक हो जाओगे और आपके लिए यह अच्छा है। वो थोड़ा उलझन में आ गया, लेकिन मैं उसे और आगे समझाता रहा। जिन दिनों आप खुले शरीर से कीटनाशक का छिड़काव करते थे, आपके शरीर के अंदर बहुत से विषैले पदार्थ जमा हो गए। इन पदार्थों को पसीने के जरिए बाहर निकलना संभव नहीं था, क्योंकि आपको पसीना नहीं आता था। जब आपने गैनोडर्मा लेना शुरू किया तो शरीर की सफाई प्रणाली से फिर से यह सक्रिय हो गई और इससे शरीर को प्रेरित किया और वह पसीने के माध्यम से इन विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने लगा। इसलिए कृपया यह विषहरण को जारी रखिए। मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो घुल नहीं जाते हैं। थोड़ा सा मैं भी आपको डिटेल करूं तो कुछ ऐसे टॉक्सिन शरीर के अंदर आ जाते हैं जिसको अघुलनशील, यानी इसको बोलते हैं सोल्यूबल टॉक्सिन और नॉन सोल्यूबल टॉक्सिन। तो जो नॉन सोल्यूबल टॉक्सिन भी होते हैं, तो गैनोडर्मा लेने के पश्चात उसको भी सोल्यूबल कन्वर्जन करके उसको भी सोल्यूबल कंटेंट में लाकर उसको शरीर से बाहर निकालने की क्षमता गैनोडर्मा के अंदर जो बीटा ग्लूकॉन पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उसके कारण ये होता है। तो जो नॉन सोल्यूबल टॉक्सिन्स हैं उसको भी शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे डॉक्टर लीम कहते हैं कि जो आज तक जो केमिकल के रूप में जो आपके स्पोर्स में बैठा हुआ था वो ब्लॉक कर चुका था स्किन की स्पोर्स को, जिसकी वजह से आपका पसीना आना बंद हो चुका था। लेकिन ये विष है, ये कीटनाशक थे और ये सारा जो एरोसोल आपके स्किन के अंदर जमा हो गया था उसके कारण आपको गहरी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब आपके शरीर से विषहरण को जारी रखिए। लगभग 3 दिन के बाद उसका पसीना धीरे धीरे कम होने लगा, साथ ही उसे जड़ी हुई बदबू भी कम होने लगी। अब 1 हफ्ते बाद वह आखिरकार अपनी दुकान फिर से खोलने में कामयाब हो गया। मैंने अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए अबू धाबी, दुबई, अलैन और शारजा के दौरे पर था। वो उनमें से एक प्रशिक्षण में आ गया और सबके सामने अपना प्रशंसा पत्र साझा किया। उसने बताया, डॉक्टर लीम, जैसा कि आपने कहा, मैंने गैनोडर्मा लेना आगे जारी रखा और फिर आगे के एक सप्ताह में मेरा पसीना काफी हद तक कम हो गया। विशेष रूप से पसीने की वह बदबू चौथे दिन से ही कम होने लगी और मैं अपने दुकान खोलने में कामयाब हो गया। पहले दिन हमेशा थकान महसूस होती थी और मुझे आमतौर पर शाम को काम करने के लिए अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए हर दोपहर को एक झपकी लेनी ही पड़ती थी। लेकिन इस विषहरण के बाद मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं दोपहर में सोए बिना सुबह से शाम तक काम कर सकता हूं। अब मुझे दुनिया अधिक रंगीन दिखती है। मेरी भावनाएं वापस आ गई हैं। मैं अधिक जीवंत महसूस करने लग रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ऊर्जा से भरा हुआ एक नया व्यक्ति हूं। अधिकतर समय हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारी वर्तमान जीर्ण स्थिति का कारण, अब डॉक्टर लिम कहते हैं, यहां पर शायद वहां पे फुल स्टॉप है, अधिक रंगीन दिखती है। मेरी भावनाएं वापस आ गई और मैं अधिक जीवंत महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ऊर्जा से भरा हुआ एक नया व्यक्ति हूं। अधिकतर समय हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारी वर्तमान जीर्ण स्थिति का कारण इतने वर्षों से जमे हुए विषैले पदार्थ ही है। यह विषैले पदार्थ पर्यावरण, अन्न, व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद और फिर उस व्यवसाय के कारण हो सकते हैं जिसमें वह शामिल है। मैं आपके साथ एक प्रशंसा पत्र और साझा करता हूं। आज डॉक्टर लीम तो एक के बाद एक केस स्टडी हमारे लिए बता रहे, बिल्कुल से मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रूप से इसको आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। लेकिन एक बात मैं हमेशा मेरी वीडियो सीरीज के अंदर मैं बोलता हूं और वो है माइक्रो स्कैनिंग सीरीज। यह आपके आने वाले 5 या 10 साल के बाद जो रोग शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले कारणों को ढूंढने की क्षमता माइक्रो स्कैनिंग लेवल पर यह गैनोडर्मा रखता है। देखिए कितना चमकदार है। माइक्रो स्कैनिंग सीरीज
आपको जरूर देख लेनी चाहिए। और मैं तो आप पूरी ताकत के साथ ये माइक्रो स्कैनिंग सीरीज पूरे करना चाहूंगा। ये जो मैं एविडेंस पढ़ रहा हूं, तो ये माइक्रो स्कैनिंग सीरीज का मतलब ही है कि अभी से आप वेलनेस के लिए, स्वास्थ्य के लिए गैनोडर्मा का सेवन करिए, ताकि आपके शरीर में आने वाले समय में कुछ रोग निर्माण के लक्षण अगर छिपे हुए होंगे और इनको आप ज्यादा मात्रा में लेते रहेंगे, कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे, लगातार लेते रहेंगे, तो उन कारणों को भी शरीर से बाहर माइक्रो लेवल से निकालकर शरीर से बाहर निकाल देगा, ताकि उस तरीके के रोग शरीर में उत्पन्न होने की संभावना को आप कुछ हद तक कम कर सके। उस तरीके के रोग यानी कैंसर, हृदय रोग, उस तरीके की समस्याएं, ट्यूमर डेवलपमेंट स्टेज, ये सारी समस्या शरीर में ना आ पाए। यही रूप आज के हम कई टेस्टिमोनियल और केस स्टडी से ले रहे हैं। मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती करूंगा, आप ये सेशन पूरा सुनने के पश्चात डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिएगा। गैनोडर्मा को गैनोडर्मा का स्थान दीजिए एज अ फूड। गैनोडर्मा का इज्जत है, गैनोडर्मा का रिस्पेक्ट है एक खाना के रूप में। इसको दवाई का नाम या किसी पेशेंट को ठीक करने वाली जड़ी बूटी या फिर किसी पेशेंट को ठीक करने वाला दवाई के रूप में इसको मत रखिए। इसको आप स्वास्थ्य को ठीक करने वाली जड़ी बूटी या शरीर का इलाज करने वाला एक बढ़िया सॉल्यूशन के नाम से इसको आगे लेके जाइए। जैसे हम आयुर्वेद में पंचकर्मा की बात करते हैं ना, पंचकर्म करने से कई स्वास्थ्य समस्या ठीक होती है, तो होती है। उसी तरीके से गैनोडर्मा को आप पोजिशनिंग करिए। बॉडी सर्विसिंग कंसेप्ट हो सकता है, माइक्रो स्कैनिंग हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आप बात कर सकते हैं, शरीर का अंदरूनी सॉल्यूशन, रोग निर्माण के कारणों को शरीर से बाहर निकालने का एक जबरदस्त सॉल्यूशन, इस नाम से इसको प्रमोट करने की आप आदत बनाइए। आप जैसे बात करेंगे वैसे ही आपके सामने आने वाले लोग आपके साथ जुड़ने वाले बात करेंगे। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपको विनंती करूंगा, इसको दवाई और बीमारी से रिश्ता मत जोड़ दीजिए, बिल्कुल से, क्योंकि आज तो बहुत सारी केस स्टडी वैसे ही हमारे सामने आ रही है। मुझे पता नहीं था आज के सेशन के अंदर क्या है, लेकिन हम आगे भी है डॉक्टर लीम का अगला भी सेशन, अभी एक ही पेज रह गया है, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। एक ही पेज है, तो मैं आपके साथ और एक प्रशंसा पत्र साझा करता हूं। मैं इस प्रशंसा पत्र को सफेद और पीले टी शर्ट की कहानी का नाम दूंगा। बिल्कुल से डॉक्टर लीम के जीवन में जो एक घटित घटनाएं हुई थी, उस घटनाओं को, एविडेंस को आज इस किताब में, जीवनी के अंदर हम इनको पढ़ रहे हैं, डॉक्टर लीम के जीवन में हुई घटनाओं को। और उसमें से घटना वो कहते हैं कि सफेद और पीले रंग की टी शर्ट की कहानी का नाम देता हूं। सफेद और पीले रंग की टी शर्ट की कहानी। एक सदस्य जो पेशेवर बैडमिंटन खेला करता था, उसके दल यानी टीम की एक टी शर्ट सफेद रंग की थी, उसके विरोधियों की पीले रंग की थी। गैनोडर्मा लेने के बाद मेरी टी शर्ट पीले रंग की हो गई सर, आप अपने गैनोडर्मा में क्या रंग डालते हैं, उसने शिकायत की थी। और पूछताछ करने पर हमें पता चला कि वह एक सुनार था, सुनार, और जो कि सोने की धुलाई विभाग में काम किया करता था। जब वो सोना धोता था, जब आपको सोना धोना होता है, आप बहुत से अम्ल एसिड का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर। तो मैंने उससे पूछा, क्या आप कोई सुरक्षात्मक मास्क पहनते हैं? तो उसने बोला बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा यह समस्या का बड़ा कारण है। जब आप ऐसा करते हैं तो एसिड का सारा धुआं उस आपके शरीर में चला जाता है, और फिर आप जब गैनोडर्मा ले रहे हो तो वह विषैले पदार्थ पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए वो टी शर्ट आपका रंग बदलकर सफेद से पीला हो गया है। इसलिए गैनोडर्मा खाना आप जारी रखिए, यह विषहरण है। टीम की चिंता मत कीजिए। मैं मुस्कुराया। जब हम अगली बार फिर से मिले तो उसने कहा कि उसे एक नए व्यक्ति की तरह महसूस हो रहा है, और वह उस विषहरण से आगे बढ़कर आज बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा है। यह देखना अविश्वसनीय है कि शरीर ऐसे विषैले पदार्थों को इतने लंबे समय तक रख सकता है। माइक्रो स्कैनिंग का महत्व देख रहा है, समझो। मतलब 5 साल 10 साल बाद लोग निर्माण के कारण शरीर में होने के बावजूद लोगों को 10-10 साल बीमारियां बाहर निकल कर आती, और फिर लोग बोलते मुझे कैंसर अचानक कैसे हो गया, मुझे हृदय रोग अचानक कैसे हो गया, मुझे इतना बड़ा डायबिटीज अचानक, थायराइड अचानक नहीं, अचानक किडनी फेल नहीं होती है, अचानक लीवर फेल भी नहीं होता दोस्तों। ये तो 5 साल आपके शरीर में विष थे, ये रोग निर्माण के कारण अंदर छुपे हुए थे, इनको माइक्रो स्कैन करना जरूरी है। वही काम गैनोडर्मा करता है। चलिए डॉक्टर क्या कहते हैं देखते हैं। ये विषैले पदार्थों को इतने लंबे समय तक रख सकता है, और फिर जब हम गैनोडर्मा लेते हैं तो विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। प्रकृति निश्चित रूप से अपने गुप्त तरीकों से हमें इंसानों को आश्चर्यचकित कर रही है।
ये प्रकृति का है, ये कोई इंसान ने थोड़ी बनाया है, ह्यूमन मेड थोड़ी है, ये तो नेचर का है, नेचर ने बनाई हुई प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेरे पास साझा करने को बहुत सी कहानियां हैं। एक और कहानी है जो नारंगी मल की है। एक भारतीय सदस्य है जो साड़ी के कारखाने में काम किया करता था। वो साड़ियों को नारंगी या पीले रंग में रंगता था। फिर ज्ञानोधर्म लेने के बाद उसको कब्ज होने लगा। मैंने उसे इसे लेना जारी रखने के लिए कहा। एक हफ्ते बाद मल निकला, बहुत लंबा, चमकदार और नारंगी रंग के साथ। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा था। यह उस डाई का रंग था जो वह रोजाना इस्तेमाल किया करता था। याद रखिए, यदि हम शरीर की विषहरण की प्रक्रिया का समर्थन नहीं करेंगे तो विषैले पदार्थ बनना शुरू हो जाएंगे और समय के साथ साथ जमा होते जाएंगे, जो कि कहीं ना कई सारी बीमारियों का मूल कारण है और जिनसे आज कई लोग जूझ रहे हैं। शरीर के विषहरण के प्राकृतिक रास्तों में जैसे मल, पसीना, मूत्र, या मैं आपको सफाई के चिन्ह या तथाकथित प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो नीले मूत्र का भी एक मजेदार प्रशंसा पत्र हमारे पास है। यह कहानी डिएक्सन के शुरुआती दिनों की थी। एक सदस्य आया जिसने ज्ञानोधर्म लेने के बाद नीले मूत्र की शिकायत की। मूत्र का सामान्य रंग होता है और यह तो पारदर्शी होता है या पीला होता है, बराबर। लेकिन यह सदस्य कलाकार था और एक चित्रकार था और निश्चित ही पागल भी, क्योंकि वह अपने नंगे हाथों से ही रंगता था। वह नीले रंग का भी दीवाना था। नीले रंग से चित्र बनाना उसका जुनून था। वह चांद को नीला रंग देता था, नारियल के पेड़ों को भी नीला रंग, धरती नीली, महिलाएं नीली, सभी रंग को नीला रंग करता था। चित्र नीले रंग से ही बनाना उसकी एक खूबी थी। इसलिए ज्ञानोधर्म लेने के बाद उसने नीले रंग का मूत्र की शिकायत की थी। यह निश्चित रूप से विषहरण की ही एक कहानी थी। मेरे जीवन में मैंने ऐसे बहुत सी कहानियों का सामना किया है। हाँ, 25 साल बहुत लंबा समय है ना, 25 साल, और आज अभी 28 साल हो चुके हैं। एक और कहानी है इंद्रधनुष मूत्र की कहानी। ज्ञानोधर्म लेने के बाद इस सदस्य ने इंद्रधनुष मतलब रेनबो कलर, कई बार डॉक्टर ने जब डॉक्टर लीम को बात करने का मौका मिलता था तो उस समय पे उन्होंने माइक पर हजारों लोगों के सामने यह टेस्टिमोनी उन्होंने शेयर किया था, जो मैं आज किताब में भी पढ़ रहा हूँ। रेनबो कलर की यूरिन की शिकायत की थी। लाल, नीला, हरा, अन्य बहुत सारे कलर के यूरिन, उसके मूत्र में सभी रंग आ रहे थे। वह निश्चित रूप से पागल हो गया था। जब हमने इसका इतिहास जाना तो उसने ज्ञानोधर्म लेना शुरू किया, क्योंकि वह जोड़ों के दर्द से जूझ रहा था। उसको दर्द हो रहा था जोड़ों का, इसलिए उसने ज्ञानोधर्म लेना शुरू किया, विशेष रूप से घुटनों के लिए। इसलिए पिछले 12 साल वह अपने दर्द के लिए दर्द निवारक दवाइयां खा रहा था। दर्द निवारक दवाइयां दर्जनों रंग में आती थी, कभी नीली, कभी हरी, कभी लाल। इस प्रकार से विषहरण की प्रक्रिया के दौरान उसे बहुरंगी मूत्र होने लगा, और जिस वह मजाक में हम इसको इंद्रधनुष मूत्र कहते हैं, इसको हम रेनबो कलर कहते हैं। और यह भी प्रशंसा पत्र मजेदार था, लेकिन उन्हें की वजह से डिएक्सन ज्ञानोधर्म का नाम पूरे विश्व में फैलने लगा था। खुद डॉक्टर लीम आज बेफिक्र होकर, बिल्कुल मन हल्का कर सारी कहानियां उनके जीवन में जो जो हुई थी वो उन्होंने आज रखी है। शायद इससे कोई निगेटिव भी हो सकता है, हाँ शायद, क्योंकि उसको लगेगा बाय गॉड इसको लेने के बाद मुझे खून की उल्टी होगी, तो मेरा खून भी इस तरह के रंग का आ जाएगा, तो मुझे पसीना बदबूदार आएगा। तो चिंता मत करिए, इसको माइक्रो स्कैनिंग का नाम ऑलरेडी आपके सामने रख चुके। माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट मतलब आपके शरीर में जाकर सूक्ष्म कोशिकाओं के स्तर पर रोग निर्माण के कारण छुपे हुए हैं, उनको ढूंढना और उनको शरीर से बाहर निष्कासित कर देना। और बिल्कुल से चिंता मत करिए, बिल्कुल से चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये तो हमारे लिए खाना है। इसलिए मैंने पानी भी मंगवाया है और आज आपके सामने, अभी तो एपिसोड पूरा हो चुका है, तो मैं अभी आपके सामने 10 आरजी, 10 पायरोना खा के दिखा रहा हूँ। बिल्कुल से आपके लिए ये बिल्कुल से एक आश्चर्यजनक अनुभव हो सकता है, जो पहली बार इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। और जरूर अभी तो ये वीडियो एंड होने के लिए तैयार है, तो मैं अभी आपके सामने ये उत्पाद खा के दिखाऊंगा। आज से अगर पहली बार भी वीडियो देख रहे होंगे तो भी चिंता से मुक्त हो जाइए, क्योंकि मैं अगर क्रोसिन का 10 कैप्सूल खा लेता तो मुझे डायरेक्ट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। क्रोसिन दवाई है, वो केमिकल है, उसको एक ही खाना है। 10 खाएंगे जान भी किसी की जा सकती है। डायबिटीज का अगर दवा 10 खाएगा तो शुगर 0 हो सकती है, कोमा में चला जाएगा। ब्लड प्रेशर का दवाई अगर कोई 10, 20, 25 खा लेगा, 10 भी खा लेगा ब्लड प्रेशर का एक साथ दवाई, तो खून की नसें फट जाएगी।
तो उसको बोलते हैं ना, खून की रक्तवाहिनी अंदर फट जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगा, कोमा भी आ सकता है या डेथ भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, दवाइयाँ होती है उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, वहाँ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी ज़रूरत है, और वहाँ मेडिकल का ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरत है, और वहाँ पे डॉक्टर की सलाह की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो दवाई है और उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिया है। ये तो कोई दवाई नहीं है, ये तो फूड है, इसको प्रिस्क्रिप्शन का भी ज़रूरत नहीं है। ये कौन खा सकता है? ये सामान्य रूप से जो आज स्वस्थ महसूस करता है वो भी खा सकता है, और जो आज अस्वस्थ है, किसी ना किसी स्वस्थ समस्या के अंदर पीड़ित है, वो भी खा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, 1 दिन का बच्चा भी खा सकता है सुरक्षित रूप से। हाँ, एक कैप्सूल RGGL 1 दिन के बच्चों को भी खिला सकते हैं। आज मैं आपके सामने 10 GL लिया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये मैं अभी आपके सामने गिना है। तो और 1 2 आ गया तो 11 होगा। ठीक है, 11 भी खा सकता था, बट मैंने बोला है तो वही करूंगा। 10 RG शायद दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GL। उसके पश्चात 10 पायरोलिना। अब 20 हो जाएगा ना। फिर से ऐसे ही काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, 10 पायरोलिना दिख रहा है सबको? 10 पायरोलिना। मैं RGGL के साथ स्पिरुलिना भी खा के दिखा रहा हूं, ताकि RGGL तो 10 है ही, क्योंकि आज की बात तो हमारी गैनोडर्मा के ऊपर हुई थी, लेकिन मेरे पास स्पिरुलिना भी है यहाँ पर टेबल पर, तो मैं स्पिरुलिना भी खा के दिखा रहा हूँ। स्पिरुलिना भी हमारे लिए सुपर फूड ऑन अर्थ है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, विकीपीडिया में जाके देखिए, तो स्पिरुलिना इज ए सुपर फूड ऑन अर्थ। ये तो नासा डिक्लेयर्ड भी है कि स्पेस फूड ऑन अर्थ। अब देखेंगे ये RG 8 हो गए, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया टोटल? 30 कैप्सूल्स। इस इंडस्ट्री के अंदर आज सही में बोल रहा हूं, ये कोई मार्केटिंग करने की बात नहीं है दोस्तों। ये मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मैं अगर बेचने के लिए वीडियो बनाता, या मैं अगर बेचने के लिए DXN के अंदर आ जाता, तो क्या मैं 30 कैप्सूल खुद सेवन करता? नहीं सर, ये मार्केटिंग की बात नहीं है, ये बिल्कुल से अपने अनुभवों को साझा करने की बात है। और आज आपने जो अनुभव सुने हैं, वही प्रोडक्ट मैं आपके सामने 30 कैप्सूल खा चुका हूँ। डॉक्टर लीम भी खुद कहते हैं कि 30 RG 30 GL भी एक साथ खा सकते हैं। और इतना बेफिक्र होकर क्यों खाया? क्योंकि खुद डॉक्टर लीम ने, मेरा जब एक ज़बरदस्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के दौरान मेरा पैर इतना स्वेलिंग हो चुका था, डबल हो गया था पैर, और वो स्वेलिंग हट नहीं रही थी। और फिर मुझे डॉक्टर लीम ने खुद बताया था कि गो फॉर मेगा थेरेपी, मेगा डोसेस। तो मैंने बोला कितना लूँ, हाउ मच? तो उन्होंने लिखा था पूरे दिन में 45 RG 45 GL खाओ, 40 RG 40 GL खाओ, 40 RG 40 GL, और 60 स्पिरुलिना मैंने खाया था। तो 10 RG सुबह, 10 RG GL दोपहर, 10 RG 10 GL 15 स्पिरुलिना सुबह, 10 RG 10 GL 15 स्पिरुलिना दोपहर, 10 RG 10 GL 15 स्पिरुलिना शाम को, और 10 RG 10 GL 15 स्पिरुलिना रात को। तो टोटल कितनी होती थी? सुबह, दोपहर और शाम कुल मिलाकर 140 कैप्सूल एक दिन में खाता था। अभी तो मैंने 30 खाया है। तो आज से ये चिंता मत लगे। अगर पहली बार भी वीडियो देख रहे होंगे, या आपने DXN को अभी शुरू किया है, आपने 2-3 महीने से DXN का काम कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आज का एपिसोड तो बहुत ही पावरफुल एपिसोड बना है। कई लोगों को इसको शेयर करिए, इसीलिए वो लोग भी ना डरे कि माय गॉड ये कौन सी चीज है। तो इसीलिए मैंने खुद खा के दिखाया, किसी के ऊपर अनुभव नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के ऊपर अभी आपके सामने खा के दिखाया। और इस तरीके तो मेरा हमेशा का आदत है। कई सेमिनार में, कई प्रोग्राम में हमने 30 खाया है, और मैंने आपके सामने ये करके भी दिखाया। तो बिल्कुल से दोस्तों, ये मेरा प्रयास अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल से एनर्जी तो लगती है, मेहनत तो बिल्कुल लगती है, टाइम देना है, सब कुछ देना है, अपना टीम का देखभाल भी करना है, सब कुछ करते हुए इस तरीके का वीडियो आपके सामने बनाना है।
तो मेहनत तो जरूर लगती है। तो मैं जरूर कहूंगा DXN के मिशन को दुनिया की सबसे बड़ी मिशन बनाने की इस रास्ते में, डॉक्टर लीम के इस मिशन में आप भी इसमें शरीक हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी लेके जाने में मदद करिए, आगे बढ़िए। ये मत देखिए कौन वीडियो बना रहा है, कौन सी स्टेट से बना रहा है, कौन सी देश से बना रहा है, लेकिन आपको इससे फायदा हो रहा है तो बिल्कुल से अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे एसोसिएट को, सभी DXNers को ये जरूर भेज दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, यहीं पे हम आज इस प्रोग्राम के लिए आपको जरूर यहां से मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और फिर से एक बार कहता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, आपके बाजू में ये पॉपअप आ चुका है, मेगा शून्य वर्चुअल सेशन 25 अप्रैल 2021 कल होने जा रहा है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जल्दी उठकर फ्रेश हो जाना है, 8:30 बजे जूम वेबिनार के अंदर आ जाना है और वेटिंग में आ जाना है। 1000 के अंदर आपको रूम के अंदर बैठ जाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और फिर आगे बढ़िए, शून्य प्रैक्टिस भी करिए और अपने सेहत के लिए ज्ञानोडर्मा का भरपूर मात्रा में सेवन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।